आज की स्टोरियां कुछ खास है क्योंकि आज बात होगी हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के उस एक परिंदे के बारे में जो खामोशी से हमें देवदास बना गए, गुजारिश की भी नहीं पर सांवरिया कहला गए। अरे जाओ पूछ लो एनी के राज से, लीला के राम से, बाजीराव की मस्तानी से, समीर की नंदिनी से, वो नाम जो हर आशिक के दिल को बहला गए। वो नाम तो बस उस शख्स का ही है जिन्होंने ये हक कभी मांगा भी नहीं पर फिल्म इंडस्ट्री की क्लास के वो मास्टर कहला गए। Feb 1963 को भुलेश्वर के एक गुजराती परिवार में एक कलाकार ने जन्म लिया। एक ऐसा कलाकार जो फिल्मी दुनिया को एक अलग रंग और एक नया आकार देने वाला था। एक ऐसा कलाकार जिसकी कला फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाने वाली थी। नाम था उनका संजय भंसाली। नहीं, एक मिनट, द मास्टर हिमसेल्फ, संजय लीला भंसाली। इनका जन्म एक बड़े आम परिवार में हुआ था जहां इनके पिताजी नवीन भंसाली वैसे तो छोटे मोटे फिल्म्स प्रोड्यूस किया करते थे पर शराब की लत ने उन्हें नाकाम बना रखा था। संजय जी की मां का नाम है लीला भंसाली। लीला भंसाली गुजराती थिएटर्स में काम किया करती थी जिसके बाद सिलाई का काम भी शुरू हो जाया करता था। उन्हें जितना प्रेम अपनी मां से है शायद ही उतना प्रेम दुनिया में और किसी भी चीज से हो। सारा बचपन सिर्फ मां ही नहीं बल्कि संजय ने अपनी दादी को भी काम करते देखा। उन्होंने एक बार बताया था कि किस तरह उनकी दादी ने उन्हें खिलौने दिलवाने के लिए अपने घर के एक मात्र चांदी की थाली को भी बेच दिया था। लोग कहते हैं बचपन में संजय बड़े इंट्रोवर्ट किस्म के थे। ना घर के बाहर निकलने की उन्हें इजाजत मिलती थी, ना ही वो कभी निकलना चाहते थे। अपने दोस्तों से भी काफी कम ही बात किया करते थे। अक्सर आम बच्चों का बचपन खेलने कूदने में निकलता है पर इनका बचपन रेडियो सुनते सुनते, गाने सुनते सुनते, फिल्मी दुनिया के सपने बुनते हुए बीता। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने जर्नी की शुरुआत बॉलीवुड में कैसे की। My father had taken me to a shoot to watch. He had gone to meet his friends and he said, "You sit here, I'll just meet my friends and come." And I was sitting in the studio and I thought this was a place that seems the most comfortable to me, more than a school or more than a playground or more than a cousin's house or anywhere in the world. भुलेश्वर में उनके पिता अक्सर उन्हें रोशन आरा बेगम, जो कि लेट हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं, उनके गीत सुनाया करते थे। उस वक्त चौल में लोग कोली गाने भी बड़ा सुना करते थे। उनके पिता उन्हें अक्सर दादा कोंडके के नाम के बारे में बताया करते थे, उनके काम के बारे में बताया करते थे। संजय लीला भंसाली मुगले आजम, चोर मचाए शोर, इन्हीं फिल्मों से बड़ा फैसिनेटेड थे और इतनी छोटी सी उम्र में मुगले आजम जैसी फिल्म को समझना ये तो बस संजय लीला भंसाली ही कर सकते थे। लीला भंसाली ने दिन रात मेहनत करके संजय भंसाली को FTII में पढ़ाया। Sanjay says when he decided to call himself Sanjay Leela Bhansali, he didn't think he was starting a trend. But if people are honoring their parents in their names, then I say that's a start. We need to do a lot more for our parents. Sadly, my father didn't get to see me make a successful life. But my mother's blessings have been with me all the way. I don't think I would be worth anything without her. ऐसा संजय ने कहा था। क्या आपको पता है संजय लीला भंसाली डायरेक्शन के साथ अपने मूवीज में खुद म्यूजिक कंपोज करते हैं। कहा जाता है कि अपनी ऑलमोस्ट सारी ही फिल्मों के लिए ही कंपोजेस म्यूजिक या फिर वो कंपोजर के साथ बैठते जरूर है। देवदास हो या हम दिल दे चुके सनम, रामलीला, पद्मावत या गंगूबाई काठियावाड़ी, अपनी हर फिल्म में वो म्यूजिक एकदम ओरिजिनल रखते हैं। संजय लीला भंसाली की जिंदगी की तरह उनके सेट्स भी बड़े ग्रैंड होते हैं पर इसके पीछे भी एक गहरा कारण है। लीला भंसाली, संजय की माँ, अक्सर गुजराती थिएटर्स में परफॉर्म किया करती थी। बच्चों को संभालने के लिए उन्होंने अपना डांस कम कर दिया था पर घर पर जब भी रेडियो बजता था तो वो बड़े झूम झूम कर नाचती थी। पर घर छोटा होने के कारण वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाती थी, कहीं ना कहीं टकरा जाती थी। बस यही कारण है कि अब संजय लीला भंसाली के सेट्स पर कभी किसी एक्ट्रेस को डांस करने के लिए जगह कम नहीं पड़ती
और बस इसीलिए अब हर एक परफॉर्मेंस, हर एक डांस स्टेप इन हिज फिल्म इज डन विद एब्सोल्यूट परफेक्शन। इस परफेक्शन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पद्मावत के एक गाने घूमर को रियलिस्टिक दिखाने के लिए दीपिका पादुकोण को 30 किलो का लहंगा पहनाया गया था। संजय लीला भंसाली ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत विधु विनोद चोपड़ा जी के साथ में की थी, उन्हें असिस्ट करते हुए। 1989 की परिंदा, 94 में आई 1942 अ लव स्टोरी और 1998 में आई करीब में संजय लीला भंसाली ने विधु विनोद चोपड़ा जी को असिस्ट किया। He worked for 6 years with विधु विनोद चोपड़ा। फिर उन्होंने खामोशी लिखी and asked विधु विनोद जी to make it, but विधु विनोद चोपड़ा in return said, एक काम करो, ये तुम बनाओ। बस वहां से जो संजय लीला भंसाली को पूरे सेट को चलाने की आदत लग गई, भाई वो कभी नहीं छूटी। वैसे पहली फिल्म बनाना आसान थोड़ी होता होगा। संजय लीला भंसाली की पहली फिल्म खामोशी फ्लॉप्ड। इसके बारे में बताते वक्त उन्होंने कहा था कि द नेक्स्ट मॉर्निंग माय प्रोड्यूसर सेड, बैठ गई? एंड आई सेड, कौन बैठ गई? ही टोल्ड मी, पिक्चर बैठ गई। आफ्टर दैट टिल डेट संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म रिलीज होने के बाद किसी का फोन नहीं उठाते। द फेलियर ऑफ खामोशी एट द बॉक्स ऑफिस हैड पुट भंसाली इन डिप्रेशन एंड द इंडस्ट्री हैड स्टार्टेड टू लेबल हिम एज एन आर्ट डायरेक्टर। However, it was Salman Khan who backed the director and signed on him for his next film, Hum Dil De Chuke Sanam. The film proved to be one of the biggest hits of 1999 and established Bhansali as a director in the Hindi film industry. Unlike Khamoshi, इस मूवी को बहुत recognition मिला और सबसे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, be it critics और audience। ये बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन से पता चल गया। खामोशी की तरह इस मूवी में भी सलमान का रोल वाज डिफरेंट कंपेयरिंग टू अदर कैरेक्टर्स, और जो कि ऑडियंस को बड़ा पसंद भी आया। इस फिल्म के सक्सेस ने संजय लीला भंसाली को एक रे ऑफ होप एंड रिलीफ दी कि ही इज इन द राइट डायरेक्शन एंड कैन मूव फॉरवर्ड विद मेकिंग मोर मूवीज। देवदास इनकी अगली फिल्म थी जिसमें कि एक से बढ़कर एक स्टार्स थे, फिर चाहे शाहरुख खान हो, ऐश्वर्या हो या माधुरी। और ऐसे भारी भरकम स्टार कास्ट और स्टोरी पे फिल्म हिट ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं ना? So as expected, it was a blockbuster. The director, who was once called an art director, suddenly became one of the biggest names in the industry after back-to-back successes in the form of Hum Dil De Chuke Sanam and Devdas. इसके बाद आई उनकी मूवी Black, starring Rani Mukherjee and Amitabh Bachchan, and were praised by the critics for delicately handling the premise. जबकि ऑडियंस को तो प्यार होना ही था रानी मुखर्जी से, पर अमिताभ बच्चन जी के परफॉर्मेंस को भी खूब प्यार मिला। लेकिन जैसे कहते हैं ना, what goes up comes down, वही हुआ संजय लीला भंसाली जी के साथ। हिट्स के बाद हिट्स देने के बाद में उन्होंने सावरिया और गुजारिश बनाई। दोनों ही फिल्में उनके दिल के बहुत करीब, बट दे वर अ फेलियर। हालांकि सावरिया was the first film that failed to get critically acclaim as well, बट गुजारिश को क्रिटिक्स से अप्रिसिएशन तो जरूर मिला। ऋतिक की परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया, पर फिल्म देखने में लोग शायद उतने इंटरेस्टेड नहीं थे। Like always, after the failure of 2 films, मीडिया ने तो ऑलमोस्ट संजय लीला भंसाली को राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लड़ते रहे। गुजारिश के बाद संजय लीला भंसाली ने बनाई रामलीला विद द ग्रेटेस्ट स्टार कास्ट, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और इतने बड़े बड़े एक्टर्स। और एक बार फिर से संजय लीला भंसाली ने फिल्म इंडस्ट्री में उड़ान भरी। वाइब्रेंट कलर्स, ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स, दिल को छू जाने वाला म्यूजिक जो हमेशा से संजय लीला भंसाली की खासियत थी, अब वो उनके फिल्मों की पहचान बन गई। इस फिल्म के बाद बाजीराव मस्तानी भी जबरदस्त हिट रही। दिस फिल्म वाज हिज ड्रीम प्रोजेक्ट व्हिच ही हैड प्लान्ड इन द अर्ली 2000s सलमान खान, ऐश्वर्या राय और करीना कपूर के साथ। इवेंचुअली बनी 2015 में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा के साथ। बाजीराव मस्तानी also played an essential role in establishing संजय लीला भंसाली as a brand. इन 2 मूवीज के सक्सेस के बाद तो वो लीग में फिर से आ गए एंड देन ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर पद्मावत एज एक्सपेक्टेड। और एक बार फिर से उन्होंने अपने फेवरेट एक्टर्स को यानी कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को साइन किया। फिल्म आई थी साल 2018 में एंड प्रूव्ड टू बी अ मॉन्स्ट्रस हिट। इसके बाद बनाई गई वन ऑफ माय फेवरेट्स, गंगूबाई काठियावाड़ी विद वन एंड ओनली आलिया भट्ट, एंड द मूवी वाज अ ब्लॉकबस्टर हिट। और अब संजय लीला भंसाली के हर फैन को इंतजार है उनके नए OTT रिलीज का, जो कि है हीरा मंडी। एंड लाइक ऑलवेज विद अ ह्यूज स्टार कास्ट, जिसमें कि मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हायदरी, रिचा चड्ढा, संजिदा शेख, शर्मिन सेगल है। मुझे पता है कि वो इसके साथ भी शाइन करेंगे ही करेंगे। टीजर देखकर तो एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई है। इट लुक्स ravishing and huge, just like his movies of earlier times with huge sets, amazing songs, royal wardrobe, intricate storyline.
लेकिन यहाँ पर हम बस यही कहेंगे कि हम दिल से आपकी बनाई हुई सभी फिल्मों को एंड नाउ शोज को OTT पर जो आप लाएंगे वो हम पसंद करते हैं और इंतजार करते हैं आपके नए शोज का, आपके नए आर्ट का। वैसे ये कहानी सुनने के बाद, संजय लीला भंसाली की जिंदगी के बारे में जानने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि ये मूवीज के बीच में इतना गैप क्यों देते हैं और खास करके बाजीराव मस्तानी को आने में 12 साल क्यों लग गए। तो बाजीराव मस्तानी के ही इंटरव्यूज के दौरान उनसे जब ये पूछा गया था तो जवाब में उन्होंने बताया, इफ यू कैन वेट फॉर 33 years to get your first shot in place, then you can definitely wait for 12 years to make your dream film. It has taken me 12 years to make Bajirao Mastani and it was my destiny. It had to take that much time. Maybe मेरे बालों को थोड़ा सफेद होना था, maybe मुझे थोड़ा सा और अक्लमंद होना था। हर एक फिल्म की एक डेस्टिनी होती है और ये फिल्म को भी शायद 2015 में ही बाहर आना था। मैंने इस फिल्म को मेरे पूरे दिल, पूरे प्यार से बनाया है। मैंने इस फिल्म को नर्चर किया है। इतनी खूबसूरत चीजें अगर कोई अपने फिल्म, अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में कह सकता है तो वो संजय लीला भंसाली ही कह सकते हैं। एंड नो मैटर व्हाट, he is and will always be the most sought after director in the Hindi film industry and yes, one of the masters of Indian cinema. So that was the story of the master Sanjay Leela Bhansali. ऐसे ही हम कई सारे मास्टर्स की स्टोरियां आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। कौन से हैं वो अगले मास्टर ऑफ बॉलीवुड, ऑफ इंडियन सिनेमा, जिनकी स्टोरियां आप चाहते हैं कि हम लेकर के आए? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड डू शेयर दिस वीडियो।